अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर 39 प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट और चैप्टर हमारा 12 है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। लास्ट टाइम हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगेन यहाँ पर पिछले जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम मज़ीद एलेबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर में अगर आपको याद हो, हमने कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स को डिस्कस किया था, यानी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट था, कॉस्ट एम्बर्समेंट था और टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स, उसके हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। अभी थोड़े से एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। देखें, कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फीस, जैसे हमने बात की थी कि चेंज ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमें कोई आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कि हमारे प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट आने वाली है और हमारा जो सेलर है उसकी फ़ी कितनी होने वाली है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप है कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फ़ी। उसकी एग्जांपल है, कह रहे हैं कि कॉस्ट एस्टिमेटेड इतना है, 2,10,000 डॉलर इतना एस्टिमेट किया गया है, और जो सेलर की फ़ी होगी वो टारगेट फ़ी होगी 25,000 डॉलर एक्सपेक्टेड। यानी कॉस्ट इतने तक आ सकता है और सेलर की फ़ी इतने तक हो सकती है। अब एक्चुअल में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उस पर कॉस्ट आई 2 लाख डॉलर। एक्चुअल कॉस्ट हो गई हमने कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम कितना 210 कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में आ गए 2 लाख, बिकॉज द सेलर्स कम अंडर द लोअर देन द एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब सेलर ने अच्छा काम किया है, उसने आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, वो लोअर पे लेकर आया। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये शामिल था कि जो भी सेविंग होगी उसमें 80% बायर को जाएगा और 20% सेलर को जाएगा। जो भी इसमें सेल जो डिफरेंस होगा उसमें शेयरिंग रेशियो है 80% टू द बायर एंड 20% टू द सेलर। आप कह रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द फाइनल फ़ी एंड फाइनल प्राइस। अब बायर को फाइनल फ़ी कितनी पे करनी है और फाइनल प्राइस कितनी होगी। देखिए, आसान कैलकुलेशन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए कि टारगेट कॉस्ट, टारगेट फ़ी जो भी मेंशन होगा, अब टारगेट प्राइस कितनी हुई जो कि बायर ने पे करनी है अपने कॉस्ट के साथ, उसकी फ़ी के साथ, सब कुछ को मिला के उसने पे कितनी करनी है। देखें, जो हमारे पास टारगेट थी, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड कर रहे, जो हमारे पास रिटर्न में थी, जो वो अंडरस्टैंड कर रहे थे कि प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पहले टारगेट प्राइस थी हमारे पास 2,35,000। तो 210 एंड प्लस 225,000, 2,35,000, रेशो 80/20, और एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास आई 2 लाख डॉलर। ठीक है। अब फाइनल पी जो फ़ी कैसे हम कैलकुलेट करें, देखें डिफरेंस कितना हुआ, 210 में से एक्चुअल जो 2 लाख हमने माइनस किए तो 10,000 डॉलर का डिफरेंस था। इस 10,000 का 20% सेलर को जाएगा, तो 10,000 का 20% 2,000 डॉलर, और 2,000 एंड फ़ी जो उसकी फ़ाइनल फ़ी थी उसमें 2,000 को ऐड किया तो 27,000 डॉलर ये हमारे सेलर की फ़ाइनल फ़ी हुई, उसकी अपनी फ़ी के साथ और इंसेंटिव्स के साथ। अब सेलर को अब बायर को कितना पे करना है फाइनली, बायर को पे करना है एक्चुअल कॉस्ट और जो उसकी फाइनल फ़ी बनी हमारे सेलर की। तो हम इतनी अमाउंट 2,27,000 डॉलर ये अब बायर ने एक्चुअली पे करना है। ये था कॉस्ट एंड इंसेंटिव फ़ी। इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल फ़ी एंड फाइनल प्राइस। बेहतर ये है कि आप ये सारे फार्मूलाज, ये सारे कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम से पहले अपने पास लिख लीजिए। अपने पेन कॉपी आपको दिया जाएगा टेस्ट के दौरान, आप उस पर सारे फार्मूला लिख लीजिए। दूसरी एग्जांपल ट्राई करते हैं जिसमें आपके पास जो फाइनल एक्चुअल कॉस्ट होगी वो आपकी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा चली गई। जैसे यहाँ कह रहे हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारे पास हम एस्टिमेट कर रहे हैं 150 और टारगेट फ़ी थी 30,000, लेकिन हुआ क्या कि एक्चुअल कॉस्ट हो गई 210। हम कितना अंडरस्टैंड कर रहे थे, कितना हमने एस्टिमेट किया था 150, ये एस्टिमेट किया गया था, लेकिन अब एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ 2,10,000, अब ज़्यादा हो गया। और अब हमने हमारे पास रेशियो क्या थी, 60% टू द बायर एंड 40% टू द सेलर, ये हमारे पास रेशियो थी। अब कह रहे हैं अब आपने तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी, एक फाइनल फ़ी एंड फाइनल प्राइस एंड टोटल पॉइंट ऑफ एग्जम्पशन। ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। ये फिक्स प्राइस में था कि फिक्स प्राइस इंसेंटिव फ़ी के साथ कि यार हम अब इसमें अब सेलर को कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब देखें, डेफिनेटली हमारी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। अभी देखते हैं इसको, अभी जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो डाटा आपके पास दिया गया है उसको लिख लेते हैं। टारगेट कॉस्ट, टारगेट फ़ी, तो
दोनों को मिला के हमारे पास 180, हमारे बायर ने 180 का एस्टीमेट रखा है, फ़ी को मिला के, कॉस्ट सब कुछ को मिला के 180 का। रेशो कितनी थी? 60/40, ये हमारे पास रेशो दी गई थी। सीलिंग प्राइस ये हमारा सेलर ही कह रहा है, सॉरी बायर जो परचेज कर रहा है, बायर ये कह रहा है ओके ये मेरी टारगेट प्राइस है, फ़ी को मिला के, कॉस्ट को मिला के, सब कुछ को मिला के 180, लेकिन इन एनी केस कुछ भी हो जाए मैं $2 लाख से ऊपर ₹1 भी नहीं दे सकता। ये हमारा टोटल बजट है। बात समझ में होपफुली आपको आ गई होगी। सीलिंग प्राइस होती है बायर की तरफ से कि ये इस काम को करवाने के लिए हमारे पास ये फाइनल फुल एंड, कुछ भी हो जाए हम इससे ऊपर ₹1 भी नहीं देंगे, हम यूँ कह सकते हैं। अब एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई? 210,000 एक्चुअल कॉस्ट। अब देखें तीन चीज़ें कह रहे हैं, फाइनल फ़ी बताएं जो कि सेलर को पे की जाएगी, और बायर ने फाइनल प्राइस कितनी पे करनी है, और टोटल पॉइंट ऑफ एग्जम्पशन क्या होता है। देखें उसका फार्मूला, ये आपने याद भी कर लेना, लिख लेना है अपने पास, कि जो सेलर का प्रोजेक्ट मैनेजर है, सेलर की साइड से जो कैलकुलेट करेंगे वो इस तरह टोटल पॉइंट ऑफ एग्जम्पशन को इस तरह कैलकुलेट करते हैं, सीलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्राइस डिवाइड बाय बायर्स रेशो प्लस कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट। ये है प्रोसीजर इसका कैलकुलेट करना, ये फार्मूला है, और इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये होता क्या है? इट रेफर्स द अमाउंट अबव विच द सेलर बियर्स ऑल द कॉस्ट ऑफ ओवररन, जितने भी अब इसके ऊपर जो भी कॉस्ट आएगी, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक पॉइंट है, इसके बाद जितना भी कॉस्ट होने वाला है तो वो सब का सब सेलर पे करेगा। अब सेलर की साइड से कैलकुलेशन भी होती है, उसे टोटल पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ एग्जम्पशन कहते हैं। फाइनल फ़ी बताएं, देखें फाइनल फ़ी कितनी हुई हमारे पास। एस्टिमेटेड कॉस्ट ये, एक्चुअल कॉस्ट ये, माइनस में ये ब्रैकेट्स शो करते हैं माइनस को, 60,000 माइनस में आ गया, तो 60,000 का 40% जो कि हम सेलर को देना चाह रहे हैं, 60 का 40% माइनस 24, और उसकी टारगेट फ़ी थी 30,000, उसमें से 40 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये लॉस में चले गया, उसका 40% कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था कि सेलर बियर करेगा जो भी वो कॉस्ट, तो 40% 24,000, तो 30 में से 24 माइनस हो तो 6,000 उसे दिए जाएंगे हमारे सेलर को, ये उसकी फ़ी होगी, फाइनल फ़ी। और फाइनल प्राइस कितनी हुई? 210 एक्चुअल कॉस्ट आई, और उसकी सेलर की फ़ी ऐड की तो 216 हमारे पास वैल्यू आती है। लेकिन जैसे हमने बताया था सीलिंग प्राइस $2 लाख है, ये सीलिंग प्राइस, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था कि बायर इससे ₹1 भी ऊपर नहीं देगा इन एनी केस, तो हम जो सीलिंग प्राइस होगी वही फाइनल प्राइस होती है, ये भी याद रखिएगा। टोटल पॉइंट ऑफ एग्जम्पशन में फार्मूला लिखें और उसके अंदर अपने वैल्यूज़ हमने ऐड की, तो हमारे पास सेलर की साइड से ये बात वाजे हो गई कि 1,83,333 से ₹1 भी अगर ऊपर हुआ तो ये सब का सब सेलर पे करेगा। तो ये फार्मूला था मुख्तलिफ वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए, और ये क्वेश्चन की कुछ एग्जांपल्स थी। हमने पॉजिटिव साइड भी देख ली और नेगेटिव साइड भी देख ली, और एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी इन्हीं दो एग्जांपल्स में आते हैं, या आपने सेविंग की है या आप कॉस्ट ओवर रन हो गए आपसे। दूसरी चीज़ है प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि स्कोप ऑफ वर्क जिस तरह प्रोजेक्ट का होता है, प्रोक्योरमेंट में प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क होता है, जो काम आप करवाना चाह रहे हैं, जो काम हम करवाना चाह रहे हैं उसके देखिए एक दो तीन पॉइंट बहुत ज़रूरी। एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपने करवाना क्या है, एक पॉइंट आप प्रिसाइज हो, मोर स्पेसिफिक हो, या आपने ज़्यादा लंबी डिटेल्स में ना जाए, मोर स्पेसिफिक ये काम करवाना है। और एम्बेक्विटी फ्री ऑफ एम्बेक्विटी होना चाहिए आपकी स्टेटमेंट, हर बात क्लियर लिखी हुई हो इसमें अब दोनों को फ़ायदा है, आपके सेलर के साइड से भी बायर के साइड से भी। वो जो प्लस पॉइंट्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस स्टेटमेंट में जो करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जो फीचर्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं परफॉर्मेंस, आप अपने काम की परफॉर्मेंस बताना चाह रहे हैं, यार हम जो आपसे जो मशीन बनवाना चाह रहे हैं वो पर आवर इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, इतने उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो इस क्वालिटी के और इस सैम्पल्स के साथ, ये मेरी चीज़ जो मशीन है ये प्रोड्यूस करे, उसकी परफॉर्मेंस हम बताते हैं।
फंक्शन बता दें कि यार आपकी मशीन में कितने फंक्शंस होने चाहिए, उसके अंदर कितने सेंसर्स लगे होने चाहिए, वो किस तरह कंट्रोल करेगा हमारे प्रोडक्शन को, वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करेगा, फंक्शनल आपने फीचर्स उसमें बताएं स्टेटमेंट में। कोई डिज़ाइन बता रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन का काम करना चाह रहे हैं या हम कोई डेटाबेस डेवलप करना चाह रहे हैं जिसमें आपने डिज़ाइन दिया कि यार इस डिज़ाइन के मुताबिक हमने काम को कंप्लीट करना है, डिज़ाइन बता रहे हैं। या टर्म्स ऑफ रेफरेंस यूज़ होता है सर्विसेज के लिए, जब हम किसी से कोई सर्विस परचेज कर रहे हैं, कोई इनटेंजिबल काम करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे टर्म ऑफ रेफरेंसेस यूज़ होता है इसके लिए। ये तो ये जिसके हर चीज़ के जो मायने हैं वो हम यहाँ मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन में कुछ इस तरह की वर्डिंग आती हैं तो उसका मतलब क्या है, हम यहाँ ये मैं आपको बताना चाह रहे हैं। तो प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉस्ट एस्टीमेट क्या होता है। देखें, जब भी बायर एडवर्टाइज करता है अपने जो बिड जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होते हैं, इनविटेशंस होती हैं अपन जो काम करवाना, उससे पहले ही बायर इंडिपेंडेंट एक कॉस्ट एस्टीमेट ले लेता है कि इसके ऊपर कॉस्ट आने वाली कैसी। ऑलरेडी हम एक अफ़गानिस्तान में एक प्रोजेक्ट लॉस कर चुके थे। उसकी बेस ये थी कि ये समझा जा रहा था कि अगर हम कम कॉस्ट में सबसे लीस्ट कॉस्ट प्रेजेंट करें तो हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम विन कर लें। तो लेकिन होता ये है कि जो बायर है उसने ऑलरेडी कॉस्ट एस्टीमेट लिया होता है इंडिपेंडेंटली मुख्तलिफ वेरिएबल से। उन्हें पता है हमारे काम की कुछ इतनी कॉस्ट आने वाली है, उनको एक रेंज का पता होता है। अगर आप उस रेंज से भी नीचे अपने अपने प्रपोजल को दें कि यार मैं इससे भी कम करवा दूंगा, तो डेफिनेटली उन्हें समझ आ जाती है कि यार ये लोग सिर्फ विन करने के चक्कर में, ये लोग जब एक्चुअल काम शुरू होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डंडी ज़रूर मारेंगे, कहीं पर हमारे पास इशू आएंगे क्वालिटीज़ के, कहीं पर हमारे पास कोई और इश्यूज आएंगे। ये इस कॉस्ट से नीचे किस तरह कंप्लीट कर सकता है, जिस काम को करने के लिए कम अज़ कम 1 लाख चाहिए और आप कह रहे हो मैं इसको 80,000 में कंप्लीट कर दूंगा, तो कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली आप पैसे बचाने के कुछ ना कुछ स्कोप कट करेंगे, कहीं से क्वालिटी को कट करेंगे, कहीं से आप कुछ और करेंगे। तो किस तरह करेंगे, तो आप अल्टीमेट नुकसान किसका हुआ, हमारा हुआ। हम प्रोजेक्ट मैनेजर है बायर की साइड से, तो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स लेकर उसके राउंड अबाउट हम चेक करते हैं कि कौन सा जो हमारा सेलर है वो काफ़ी करीब है जो रीज़नेबल प्राइस उसने दी है अपने प्रॉफिट को मिला के, कॉस्ट एस्टिमेट्स को मिला के। देखिए, प्रॉफिट का ऐड करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका राइट बनता है अपने जो मेहनत है उसकी प्राइस चार्ज करने का, आपका राइट है। तो हम ये समझते हैं कि हम वो प्राइस भी माइनस करके हम कहते हैं यार मैं आपको बिल्कुल फ्री काम करके दे रहा हूँ, आपकी जितनी कॉस्ट आएगी बस। आप क्यों फ्री काम करके दे रहे हैं, तो हिडन एजेंडास होंगे जिसको फिर आप बाद में और मेरे प्रोजेक्ट में उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इंडिपेंडेंट एस्टीमेट्स, बायर के प्रोजेक्ट मैनेजर सेलर के अलावा कॉस्ट के एस्टीमेट्स उठा लेते हैं मार्केट से, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट एस्टीमेट्स। बिड डॉक्यूमेंट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। देखिए, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, इनविटेशन फॉर बिड है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। इसमें डिफरेंस क्या है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में हम ना सिर्फ सेलर से कहते हैं कि आपने मेरा काम कैसे करना है, कितनी प्राइस में करना है, इसको करेगा कौन, उनकी सीवीज और आपकी उस सेलर की पूरी प्रोफाइल, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हम इस प्रपोजल में ना सिर्फ काम के बारे में पूछते हैं बल्कि उस कंपनी का भी पूछते हैं, सेलर का भी पूछ रहे होते हैं कि यार मेरे काम को आप कैसे करोगे, कौन कौन करेगा, किस टाइम में करेगा, आप आपकी अप्रोच क्या होगी मेरे काम को कंप्लीट करने के लिए। तो वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में सब के सब रिक्वेस्ट की जाती है सेलर से। और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को रिक्वेस्ट फॉर टेंडर भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। रिक्वेस्ट फॉर बिड में हम कहते हैं हमने एक काम करवाना है, प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क को लेकर आते हैं और कहते हैं मुझे इसकी सिर्फ प्राइसिंग का बताओ। तो मोस्ट हम जो राउंड अराउंड फिर रहे होते हैं, हमारा फोकस होता है प्राइसिंग पर, कॉस्ट के ऊपर। आप इसके ऊपर मतलब कितने इस पर कॉस्ट आने वाली, आपकी क्या ऑफर है। रिक्वेस्ट फॉर बिड भी कहा जाता है, इन्विटेशन फॉर बिड भी कहा जाता है इसको। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होता है आइटम्स के लिए, हमने कुछ काम कराना है, हमने इतने मीटर्स में, मोर स्पेसिफिक यूनिट ऑफ मेजर्स को सामने रखते हुए हमने उसकी प्राइस लेनी होती है अपने सेलर से। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होता है कि हमें एक काम करवाना है, हम सेलर से
प्रोस्पेक्टिव सेलर से हम इनपुट लेते हैं, आप बताएं इस काम को हम किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। यूजुअली ये चीज़ हमें हेल्प आउट करती है प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। हम यहाँ पर सेलर से पूछ रहे होते हैं कि हमें इतना आइडिया नहीं ये काम कैसे किया जाता है, तो हम रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करते हैं और सेलर के रिस्पॉन्स का वेट करते हैं उनसे, क्योंकि काम उन्होंने करना है तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि यार इसमें कौन कौन सी कमी बेशी है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप जिन लोगों से आपने काम करवाना उन्हीं से पूछ लीजिए। यानी कंस्ट्रक्शन का काम है, आप कॉन्ट्रैक्टर से ही पूछ रहे होते हो कि यार इसमें कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, उससे पूछो। तो बेस्ट अप्रोच है, अच्छी चीज़ है, दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा रहेगा। आपकी चेंज रिक्वेस्ट कम रहेंगी, आप में एम्बिक्विटीज़ कम रहेंगी, हर चीज़ क्लियर है, जो काम कर रहा है वही आपको सही समझा रहा है कि यार इसमें ये चीज़ें हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होता है बैकअप करने के लिए आपके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले। जो डॉक्यूमेंट्स हम जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए हम रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन करते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव सेलर से। देखिए, प्रिक्योरमेंट के डॉक्यूमेंट जितने बेहतर होंगे उतने ही आपके लिए और सेलर के लिए, दोनों के लिए बहुत आसानी रहेगी। वन जो की पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। देखिए, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के आप सेलर काम क्यों करवाना चाह रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अपना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों किया था, इसका रीज़न क्या था, बिजनेस केस क्या था, ये आप शेयर कर रहे हैं सेलर के साथ, उसको सामने रखते हुए सेलर के लिए भी आसानी रहेगी। देखिए, अल्टीमेटली जो लॉस होगा वो आपके प्रोजेक्ट होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट ठीक जा रहा है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ कमी बेशी होगी किसी भी वजह से, किसी भी साइड से, प्रिक्योरमेंट साइड से या अपनी टीम से, अल्टीमेटली सफ़र आप होंगे। तो पूरे 360 रिव्यू करवाइए अपने सेलर को कि हम ये काम क्यों, कैसे, कहाँ से, किस वजह से आपसे करवा रहे हैं। प्रोसीजर क्या होगा, आप ये जो आपके काम को विन करने का प्रोसीजर क्या है, आप उसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं, इसकी गाइडलाइंस कि यार अपने रिस्पॉन्स में इन पॉइंट्स को आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। फॉर्मेट क्या रखें आप अपने रिस्पॉन्स का, सेलर को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि यार इसी डॉक्यूमेंट में हम ये मेंशन कर रहे हैं कि यार आप अपना फॉर्मेट इस तरह रखें। आपका सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो ये भी हम बता रहे हैं सेलर को कि हम जो सेलर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमने क्या रखा हुआ है। प्राइसिंग फॉर्मेट कौन सी होनी चाहिए, आप किसको प्रेफर कर रहे हैं। प्रिक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क को क्लियरली डिफाइन करें, प्रिसाइसली मोर स्पेसिफिकली हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। और प्रोपोज टर्म्स एंड कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सी हैं, हम किसको यूज़ करेंगे, यानी लीगल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, वारंटीज़ हैं, ओनरशिप किसको होगी, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, कॉन्सेप्ट उसको पता भी है कि नहीं, ये भी डिफाइन करेंगे। इंडेमनिफिकेशन, लाइबिलिटीज़, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स हम आगे अगले अगले स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है। तो जो डॉक्यूमेंट है, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट, उसमें ये पॉइंट्स होना ज़रूरी है। देखें, जितना क्लियर होगा आपका सेलर उतना अच्छा आपको काम करके देगा। आपका डॉक्यूमेंट आपने सही बनाया है, दिस कुड बी विद द हेल्प ऑफ सेलर, इवन सेलर के प्रोजेक्ट मैनेजर आपके साथ हेल्प की, और आपने अपना जो प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट है वो अगर अच्छे से बनाया तो आपको आसानी रहेगी बेस्ट सेलर चूज़ करने में। जो सेलर के रिस्पॉन्स आएगी, आपके पास एक क्राइटेरिया है, आपके पास एक गाइडलाइन, आप उसको फॉलो करते हुए अच्छे सेलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स आपके पास कंप्लीट आएगा, कोई चीज़ मिसिंग नहीं होगी, उसमें एक्यूरेट प्राइसिंग होगी। एक्यूरेट प्राइसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपके पास जो फीडबैक आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा, उसकी प्राइसिंग उन्होंने है बहुत रीजनेबल और जेन्युइन रखी है। डिक्रीज नंबर ऑफ चेंजेस, दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपके डॉक्यूमेंट में हर चीज़ क्लियर थी, लेटर ऑन ईच एंड एवरीथिंग वाज क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जब क्लियर थी तो चेंजेस डेफिनेटली कम आएंगी। जो चेंजेस क्लियर नहीं था कॉन्सेप्ट और काम शुरू कर दिया गया तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगी जो कि मोर कॉस्टली पड़ने वाली हैं दोनों पार्टी को। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, देखें हम आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने इसमें कुछ भी शेयर नहीं करना किसी के साथ। दैट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, जो डिज़ाइन शेयर किया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट शेयर किया जा रहा है, और जो प्रपोजल आपके साथ शेयर किया जा रहा है, अगर उसमें नॉन डिस्क्लोजर है तो यू आर नॉट सपोज टू शेयर दैट ऑल स्टेप विद अनदर पार्टी। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, स्पेशल प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। देखें, दो चीज़ें,
सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, तो उसमें कुछ हम कॉन्ट्रैक्ट के स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर लेते हैं, कुछ टर्म्स को शुरू से लेकर चलते हैं साथ एज अ फॉर्मेट या एज अ टेम्पलेट कह दीजिए, जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को रखते हैं। सिर्फ ये बात याद है, एक कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, उसमें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स हम सब कॉन्ट्रैक्ट्स में चला देते हैं। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, वो कहते हैं नहीं, जो स्टैंडर्ड्स हैं इसमें कुछ चीज़ें माइनस करें और कुछ चीज़ें ऐड करें। फिर स्पेशल प्रोविजंस होती हैं, मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया। जो टर्म्स आगे हम अगली स्लाइड में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, द टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें। तो कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर खुद ऐड करता है उसमें। वो किससे रिलेटेड हो सकता है? वो हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, वो आपके प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक नीड्स हो सकती हैं, आपके प्रोजेक्ट की टाइप को देखते हुए वो टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कुछ स्पॉन्सर की तरफ से, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ आपके स्टेक होल्डर की वजह से, उनको देखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और टर्म्स ऐड कर रहा है, उसे कहते हैं स्पेशल प्रोविजन। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट की बात बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ अलाउड थी, दैट वाज अलाउड इन स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट दैट वाज नॉट अलाउड इन स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजन में वो चीज़ अलाउड नहीं थी, तो सेलर किसको प्रेफरेंस देगा? अभी देखें, ये जो इस तरह के क्वेश्चन है वो लीगल से और प्रोक्योरमेंट से ज़्यादा कंसर्न करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर आल्सो सपोज टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कह रहे हैं आपके स्टैंडर्ड में एक चीज़ अलाउड है, स्पेशल प्रोविजन में अलाउड नहीं, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? इंटरेस्टिंग। तो याद रखिएगा, स्पेशल प्रोविजन ऑलवेज सुपरसीड दैन दिस स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो चीज़ मेंशन थी हम उसी को वैल्यू देंगे, नॉट द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वुड बी नेक्स्ट इन प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा आप स्पेशल प्रोविजंस को दीजिएगा। दैट वाज अ ट्रिक पॉइंट फ्रॉम एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टस। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अभी देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन जो उसमें रखे जाते हैं, जो यूजुअली प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, देखते हैं एक्सेप्टेंस क्या होगी, आपके काम को उसकी कंडीशन, उसका स्टेट, उसके क्या एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो आपका जो काम है उसको। एजेंट कौन ऑथोराइज होगा डील करने में दोनों पार्टी की तरफ से? अगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट थर्ड पार्टी कौन होगी इसमें? आर्बिट्रेटर कौन है? असाइनमेंट्स क्या होंगी? कौन हम राइट्स को असाइन कर सकते हैं कि नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होगा उसका कोई प्रोसीजर क्या है राइट्स असाइन करने का? अथोराइज पर्सन कौन, अथॉरिटी कौन होगी दोनों पार्टी की तरफ से? बॉन्ड्स होते हैं इनिशियली सेलर से साइन किए जाते हैं, इन केस ऑफ एनी ब्रीच, इन केस ऑफ एनी लॉस, तो उसको सिक्योर करने के लिए बायर बॉन्ड्स लिखते हैं सेलर से, एक अमाउंट होती है, तो सिक्योर एज अ सिक्योरिटी उनसे साइन किए जाते हैं। डिफ़ॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रीच कौन से होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट में हम मेंशन करेंगे कि मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल ब्रीच कौन से होंगे, परफॉर्मेंस ब्रीच कौन से होंगे। ब्रीच के हम एक सेशन रखते हैं। चेंजेस की क्या प्रोसीजर होगा, चेंज रिक्वेस्ट, चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने का। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस तरह होगी, क्या प्रोसीजर होगा, कौन सी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी। फोर्स माज्योर कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स को, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं फोर्स माज्योर कहते हैं। इंसेंटिव्स कौन कौन सी होंगी, किस तरह इंसेंटिव की प्रोसीजर क्या होगा। आइडेंटिफिकेशन कहते हैं लाइबिलिटी इन केस ऑफ इंजरी, इन केस ऑफ एनी लॉस, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल इन दैट केस, इसे कहते हैं फोर्स माज्योर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या मतलब होता है इसका, कि जो आपका सेलर है वो आपका एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, उसके साथ आपके पहले से कोई रिलेशन नहीं होने चाहिए, इस टर्म्स का ये मतलब होता है। इंस्पेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, लीगल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी, कौन ओनर होगा, किसका राइट होगा उस पर, कौन यूज़ कर सकता है, नॉन डिस्क्लोजर इस पर अप्लाई है कि नहीं, ये सारे टर्म्स इसमें ये हम मेंशन करेंगे इसके बारे में। इनवॉइसिंग प्रोसीजर क्या होगा। लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, कि अगर सेलर अपनी कमिटमेंट पूरी ना कर सके तो उस पर पर डे, पर वीक, पर मंथ जो भी टर्म्स है उस हिसाब से उसको फ़ाइन किया जाएगा, उसे कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। एक स्पेसिफिक टाइम पर अगर आप अपना काम कंप्लीट ना कर सके तो उसके बाद आपको फ़ाइन होगा, तो उस फाइन को कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स उसमें मेंशन करें अपने कॉन्ट्रैक्ट में, कि मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होंगी, क्या क्या होंगी। मटेरियल ब्रीच किस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा, किस बात को
ये क्लियर हम यहाँ करेंगे मटेरियल ब्रीच किस चीज़ को कंसिडर करना, नोटिस का क्या प्रोसीजर होगा, ऑनरशिप किसके पास होगी, पेमेंट प्रोसीजर क्या होगा, प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्या चीज़ होती है डिस्कस कर चुके हैं, रिपोर्टिंग स्टाइल क्या होगा, रिटेनरेज क्या होता है कि काम से पहले कुछ प्राइस हम सेलर्स की रख लेते हैं, हम अपने डेवलपर्स को कहते हैं कि आपका 10% हम एज अ रिटेनेज एज अ सिक्योरिटी रखेंगे, जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको वापस कर दिया जाएगा। रिस्क ऑफ लॉस कौन कौन से होंगे, कैसे उसको कौन मैनेज करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, साइड एक्सेस राइट्स किसको होंगे पार्टी में से, कौन कौन किस किस बंदे को साइड एक्सेस राइट्स हैं, टर्मिनेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ और बीच में उसको रोक लिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, काम को बंद कर दिया जाता है, वो किस वजह से क्यों किया जा सकता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका प्रोसीजर हम यहाँ लिखते हैं। टाइम इज़ ऑफ एसेंस मीन्स नो कंप्रोमाइज़ ऑन टाइम, टाइम की स्केजल हमारे पास कम्प्लेक्स है, कंप्रेस स्केजल कंप्रेशन बहुत लीस्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो दैट्स वाई हम जो हमारा सेलर है उससे हम चाहते हैं कि आपने टाइम को इन मोस्ट पीक प्रायोरिटी पे रखना है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाए मे बी हम सफ़र कर लें, लेकिन दैट्स नॉट विद टाइम तो टाइम के साथ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वेवर्स क्या होती हैं, वेवर्स राइट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, कि आप किस तरह कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स को चेंज कर सकते हैं या नहीं, जो चीज़ हमने टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं उसको मॉडिफाई करने के कोई प्रोसीजर है, अगर है तो कैसे है, वारंटीज़ गारंटीज़ इन चीज़ों को उस पर मैंशन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं, आपको इसकी मीनिंग्स का पता होना ज़रूरी है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर को इसके मीनिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है। इनके मीनिंग्स क्या हैं, ये लीगल लैंग्वेजेस हैं, लीगल मीन्स प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, हम तो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो अगर आपको इन टर्म्स का नहीं पता होगा तो डेफिनेटली लेटर ऑन जो बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी और उसका आपका पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या है, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है और आप प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकते हैं दूसरों के लिए। लेटर ऑफ इंटेंट, व्हाट इज़ दैट? लेटर ऑफ इंटेंट काम शुरू करने से पहले, अभी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर फाइनलाइज नहीं हुआ, हम कहते हैं अभी से कि यार ये जो काम फाइनलाइज होगा और जो इसका जो अप्रूवल मिलेगा उसमें तकरीबन 1 मंथ लग जाएगा, तो मैं प्रोस्पेक्टिव सेलर से पहले कहता हूँ यार ये लेटर पकड़ें और आप अपना काम शुरू कर दीजिए अभी से, 1 महीने बाद आप काम शुरू करने चाह रहे हैं आप अभी से शुरू कर दें, लेटर ऑफ इंटेंट है। लेकिन ये याद रखिएगा कोई मोस्ट फॉर्मल वे नहीं है आपके गो हेड देने का, लेकिन आप प्रोस्पेक्टिव सेलर को पहले कहना यार ये काम हमने इंटरनली आपको सेलेक्ट कर लिया इंटरनली, आपको इसका लेटर जो जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वो हम बाद में देंगे, लेकिन ये मेरा लेटर ऑफ इंटेंट पकड़ें, इस बेस पे आप अपने काम शुरू कर दीजिए, जो भी आपने परचेजिंग करनी है, हायरिंग करनी है, आपने फाइनेंस सोर्सिंग करना है, जो कुछ करना है आप शुरू कर दीजिए अपने काम को, इसे कहते हैं लेटर ऑफ इंटेंट। प्रिविटी क्या किसे कहते हैं? प्रिविटी कहते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप को, लीगल रिलेशनशिप को। तो प्रिविटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनी ए थी, हमारे पास ये कंपनी ए है, ये हमारे पास कंपनी बी है, ये हमारे पास कंपनी सी है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन दो पार्टीज कंपनी ए और बी के बीच में, और बी ने उसी टास्क को सबलेट किया है सी को। अब देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस कंपनी ए एंड कंपनी सी। अगर कंपनी ए कंपनी सी को कुछ इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दें और उससे बात करना शुरू कर दें, तो दैट वुड बी कंसिडर अ ब्रीच एंड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट टर्म। प्रिविटी का यही मतलब होता है कि आपका सारा ताल्लुक कंपनी ए का ताल्लुक सिर्फ कंपनी बी के साथ है और कंपनी बी का कंपनी सी के साथ है। अगर कंपनी सी ए के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर दे तो ये क्लेम करेगी, कंपनी बी क्लेम करेगी नॉट ओनली ऑन कंपनी ए नॉट ऑन एंड आल्सो ऑन कंपनी सी, दोनों कंपनीज पे कंपनी बी क्लेम करेगी, जो कि कोर्ट इसको डिफेंड करेगी कंपनी बी को कि आपका लीगल जो रिलेशनशिप था तो वो ए के साथ था बी का और बी का सी के साथ था, तो ए का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था सी के साथ, तो जो भी डैमेजेस जो भी लॉस बी को सफ़र करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी ए एंड सी
इसे कहते हैं प्रिविटी, तो आप ब्रीच कर रहे हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो आपका ताल्लुक जिस कंपनी के साथ है आपने उसी के साथ बात करनी है, सब लेड कंपनीज के साथ आपने नहीं करनी। अब आप जब आप साइट पे जाते हैं तो साइट पे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो कंपनी सी के हैं, और आप हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, बायर का प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके इंजीनियर्स के साथ उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनको समझा रहा है, उनसे काम ले रहा है, तो इसके ऊपर क्लेम कर सकती है कंपनी बी कि यार आपको क्या राइट है सी के साथ बात करने का, कोई राइट नहीं था, तो ये लॉस में जा सकती है कंपनी ए जो कि हमारा बायर है। इसे कहते हैं प्रिविटी, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। Non-competitive form of procurement is another thing is very interesting and important to understand from PMP aspects. Non-competitive ये कहते हैं, हमने देखें जो अपने सेलर सेलेक्ट करने उसका एक प्रोसीजर है सेलर सिलेक्शन का, हमें ऑलरेडी कंपनी की तरफ से, स्पॉन्सर की तरफ से बता दिया गया है कि ऐसा कीजिए कि आपने ये जो लिस्ट ऑफ सेलर इनमें सेलेक्ट कीजिए लोगों को, बस आपने इन्हीं को सेलेक्ट करना है। किस उसकी क्या रीज़न हो सकती है? ये रीज़न ये हो सकती है कि यार कंपनी अंडर एक्सट्रीम स्केजल प्रेशर में था, हम एडवर्टाइज करें, हम उसको सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया पे जाएं, हम फिर से बिडिंग के प्रोसेस को लेके चलें, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी रह जाएगी। तो इसलिए कहते हैं ऑलरेडी स्केजल है हमारे पास टाइट है, तो हम इन्हीं सेलर से बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका सेलर यूनिक क्वालिफिकेशन है, उसके साथ हमने पहले भी काम किया है, यार इसी को सेलेक्ट करें, ये रीज़न हो सकती है नॉन कम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ प्रोक्योरमेंट की। देयर इज़ ओनली वन सेलर हु कैन प्रोवाइड द गुड एंड सर्विसेज। मार्केट में बंदा ही एक बैठा हुआ है, सिर्फ एक, आपके एरिया में सिर्फ एक ही ISP है जिससे आपने इंटरनेट लेना है, नो अदर ऑप्शन। सो इन दैट केस फिर क्या होगा, नॉन कम्पिटिटिव फॉर्म में आ जाएगा, आपने बात ही उसी से करनी है। आपने आप कोई जो आपका सेलर के पास कोई पेटेंट्स हैं, कोई सर्टिफिकेशंस है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट कोई हॉस्पिटल आप इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जो आपका वेंडर है उसके पास सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल, तो आप डेफिनेटली उसी से बात करनी पड़ेगी। अदर मैकेनिज्म एग्जिस्ट टू इंश्योर द प्राइस आर रीजनेबल। देख आपकी जो प्राइसेस थी सेलर की वो इतनी रीज़नेबल थी कि आप उसी से, आप कह रहे हैं यार इसी से बात करो, यार ये बंदे इससे हम नेगोशिएट करते हैं इसकी प्राइसिंग, और इससे हमें इसी से काम लेना है हमने। प्रोक्योरमेंट इज़ फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। अब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, इतना बड़ा काम है नहीं कि आप सारे सेलर को इनवाइट करें, तो हमने बस एक बंदे या दो से बात करनी है। इसे कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव में फिर दो टाइप्स हैं, एक है सिंगल सोर्स, एक है सोल सोर्स। दो चीज़ें हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम में हेल्प आउट करेंगे, आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे अगर आपको इन सब चीज़ों का पता है। तो एग्ज़ाम के लिए आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सिंगल सोर्स, देखिए मल्टीपल सेलर मार्केट में अवेलेबल थे, मल्टीपल ISPs अवेलेबल थी, लेकिन हमें ये कहा गया कि आपने इसी से काम लेना है। स्पॉन्सर ने कह दिया, आपकी सीनियर मैनेजमेंट ने कह दिया, आपके स्टेक होल्डर्स ने कह दिया कि आपने जो सर्विस लेनी वो इसी से लेनी है, दैट्स इट। फिर तो मतलब बात ही ख़त्म, फिर इतना हम प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर पे नहीं जाएंगे, हम उसी के साथ डील करेंगे। सोल सोर्स कहते हैं हमारे पास मार्केट में कोई दूसरा कोई सेलर है ही नहीं, मैं औरों से भी काम करवाना चाह रहा हूँ लेकिन मार्केट में है ही नहीं। यानी यूजुअली देखा जाता है कि पावर सप्लाई कंपनी मुख्तलिफ सिटीज़ में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ एक कंपनी होती है जो पावर की इलेक्ट्रिसिटीज़ प्रोवाइड करती है। इसी तरह जो नेचुरल गैस कंपनीज़ होती हैं, CNG कंपनीज़ होती हैं, वो भी एक होती है मेन, तो दूसरे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप किससे बात करेंगे? तो उसे कहते हैं सोल सोर्स। सिंगल सोर्स में मल्टीपल सेलर मौजूद होते हैं लेकिन आप स्पेसिफिक लोगों से बात करते हैं, प्रेफर्ड सेलर से बात करते हैं। सोल सोर्स में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, मार्केट में बंदा ही एक बैठा है, जहाँ पे मोनोपोली चल रही है, एक ही बंदा बैठा है, तो फिर तो आप किसी और से बात ही नहीं कर सकते। अब होगा क्या कि जब आप डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ एक ही बंदे पे, तो वो प्रोक्योरमेंट होगी रिस्की। आप डिपेंड कर रहे हैं उनके बिजनेस पर, यार अब ये कितना अच्छा प्रोवाइड करेगा, ये कितनी अच्छी क्वालिटी मुझे दे सकेगा, जो भी मर्जी, अब वो उसकी डिपेंड है। अब मार्केट में एक ही ISP है जिनका जो डाउन टाइम है वो हर मंथ में 1 घंटे का रहता है। आप क्या कर सकते हैं? अब आपको तो मैनेज करना है, दूसरे अल्फाज में बर्दाश्त करना है कि अब आपके पास सोर्स ही एक है, बंदा ही एक है, क्वालिटी भी उसके पास जो वो दे रहा है वही करना पड़ेगा, जो स्कोप उसने डिफाइन किया, जो कॉस्ट वो बता रहा है, तो आपके पास कोई कंट्रोल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, बायर के लिए थोड़े इश्यूज बन जाते हैं कि मेरे पास इन केस ऑफ सिंगल सोर्स और सोल सोर्स नाउ वी हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय प्रोजेक्ट। स्केजल कंप्रेशन कैसे करेंगे, वो तो हम खुद उस पर डिपेंड हो गए। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी उसी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी कि अब वो जिस तरह की क्वालिटी की सर्विस देगा ऐसे ही हमें भी मैनेज करना पड़ेगा। हमने आगे सर्विस देनी है अपने क्लाइंट को, लेकिन मेरा ISP हर महीने में एक दफ़ा डाउन जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगेन आपके लिए प्रॉब्लम थोड़ी बनेगी।
चेंज रिक्वेस्ट फिर इसका फाइनल है, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन मतलब यानी प्लान प्रोक्योरमेंट में फाइनली हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डेफिनेटली रिवाइज करेंगे, स्केजल को, कॉस्ट को, क्वालिटी को, स्कोप को, ऑन द बेस ऑफ ऑल दिस अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब जब हम प्रोक्योरमेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो अपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को हमने डेफिनेटली एडजस्ट करना है। थैंक यू सो मच जनाब, ये हमारा प्लान प्रोक्योरमेंट का फेज़ ख़त्म हुआ। यहाँ पे हमने जो प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग थी उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है कंडक्ट प्रोक्योरमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।